नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने दुनिया का टेंशन और अटेंशन मोड ऑन कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक शांत नहीं हुआ है, लेकिन एक मोर्चा और खुल गया है और ये नई रणभूमि है मिडिल ईस्ट। आमने सामने है इजराइल और ईरान। बीते 48 घंटों की बात करें तो दोनों तरफ से धुआंधार बमबारी हो चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। दोनों तरफ के तेवर यह आशंका पैदा कर रहे हैं कि जंग का दायरा बढ़ सकता है। अगर जंग बढ़ी तो क्या महायुद्ध के बादल मंडराने लगेंगे? पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए। धधकता बारूद, आसमान पर परवाज भरते फाइटर जेट्स, बारूद उगलती मिसाइलें, मलबे में तब्दील होते शहर, खंडहर बनती इमारतें। ईरान और इजराइल बैटलफील्ड में हैं। दोनों ताकतवर मुल्कों में 13 जून से भीषण जंग छिड़ी है। विध्वंसक युद्ध की विभीषिका दुनिया को क्यों डरा रही है? इसका सबसे सॉलिड सबूत इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आया। शुक्रवार की दरमियान रात ईरान ने तेल अवीव पर जबरदस्त हमला किया। रात भर तेल अवीव में धमाके सुने गए, धुएं का गुबार छा गया। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कुछ इमारतों को टारगेट किया। खंडहर बनी ये इमारतें भयंकर युद्ध की गवाह हैं। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। ईरान के हमले का जवाब इजराइल ने भी दिया। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे इजराइल ने ईरान पर दूसरी सबसे घातक एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि हमलों में 60 और लोग मारे गए हैं। ईरान में इजरायली हमले में अब तक 138 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत होने और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसकी मिसाइलों से इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान और तगड़े हमले कर सकता है। इसी आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। 13 जून को इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इजराइल के इन हमलों ने ईरान में 78 लोगों के मौत होने का दावा किया। दोनों देशों के जंग में यमन और लेबनान भी कूद चुके हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि यमन की तरफ से ड्रोन हमले किए गए। इजराइल ने यमन के 3 ड्रोन मार गिराने की ताल ठोकी। जंग में यमन और लेबनान कूदे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो हमारा टारगेट होगा। अपनी रक्षा का हमें पूरा अधिकार है। अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की गलती न करें। ट्रंप का मैसेज आया तो एक्टिव चीन और रूस भी हो गए। रूस ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा की। इजराइल को चेतावनी दी कि रूस ईरान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमले जारी रहे तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। रूस के बाद ईरान को चीन का समर्थन मिला। चीन ने कहा कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है। इजराइल मिलिट्री एक्शन को फौरन रोके। इन तमाम धमकियों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद इस्लामिक शासन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को विफल करना है। जैसे जैसे हम अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं, हम ईरान के लोगों की आज़ादी का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। ये आपके लिए खड़े होने और अपनी आवाज़ बुलंद करने का अवसर है। युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। ईरान का समर्थन चीन, रूस, लेबनान और यमन जैसे मुल्क कर रहे हैं। युद्ध और भयंकर हो सकता है, लिहाजा इजराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। उधर आईडीएफ का दावा है कि ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जब से नया रणक्षेत्र दुनिया के सामने आया है, भले ही इसमें ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, लेकिन एक सवाल पूरी दुनिया के जहन में घूम रहा है। वो सवाल यह है कि ईरान और इजराइल में अगर जंग और तेज होती है
तो दुनिया का कौन सा मुल्क किसका साथ देगा, संभावनाएं क्या है, इसकी डिटेल्स भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको यही डिटेल्स बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ इजराइल है और इस तरफ ईरान है। अब कौन सा देश किसके साथ है? अगर हम बात करें इजराइल की, तो अमेरिका उसका बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। जब जब इजराइल मुश्किल घड़ी में आया है तो अमेरिका इजराइल के साथ है। जहां तक ईरान की बात है तो रूस ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है, खुलकर आ गया है। ये तो बात हुई रूस और अमेरिका की, दोनों देश कहां खड़े हैं। अब बाकी देशों की क्या स्थिति है ये जान लेते हैं। ईरान के साथ चीन भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है मौजूदा हालात में। और अगर बात करें इजराइल की, तो यूरोपीय देश फ्रांस का समर्थन भी इजराइल को मिल रहा है। लेकिन इस कतार में और भी देश हैं और इसलिए चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर ये देश खुलकर सामने आते तो स्थिति क्या होगी। ईरान के समर्थन में तुर्की खड़ा है, इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन खड़ा हुआ है। तो ये देश वो हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं एक देश, दूसरा देश ईरान का समर्थन कर रहा है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। ईरान के समर्थन में लेबनान है, इजराइल के समर्थन में जर्मनी खड़ा हुआ है। तो दोनों ही देशों के समर्थक देश उसके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन ये सपोर्ट किस रूप में और आगे दिख सकता है, ये देखने वाली बात यहां पर होगी। और वहीं पर सवाल आता है कि अगर जंग बढ़ी, दायरा बढ़ा तो क्या होगा। अब एक और देश आपको बताते हैं, ईरान के समर्थन में सीरिया है और इजराइल के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया है। तो हम दिखा रहे हैं उन देशों की फहरिस्त आपको जो इन दोनों देशों के पक्ष में खड़े हुए हैं। ईरान के समर्थन में कतर है और इजराइल के समर्थन में सऊदी अरब है। मिडिल ईस्ट का एक अहम देश है। सऊदी अरब के बारे में आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका का ट्रस्टेड एलाई है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान के समर्थन में ओमान है और इजराइल के समर्थन में यूएई ही है। यानी कि इजराइल के समर्थन में केवल यूरोपीय देश ही नहीं है, पश्चिमी देश ही नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। तो पूरी फहरिस्त है उन देशों की जो कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और लोगों के जहन में सवाल यह है कि अगर चिंता बढ़ती है तो फिर क्या होगा। तो झगड़ा इजराइल और ईरान का है, लेकिन हित दूसरे देशों के भी जुड़े हैं। लिहाजा इजराइल की हिमायत करने वालों की भी कमी नहीं है और ईरान का पक्ष लेने वाले भी पीछे नहीं है। तारीख गवाह है, जब जब इजराइल मुश्किल में घिरा है, अमेरिका चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा नजर आया है। अकेला ईरान भी नजर नहीं आता, क्योंकि चीन और रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बारूदी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ईरान को बिना लाग लपेट के कहा कि समझौता कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट का आसमान धुआं धुआं है, सब कुछ बारूदी हो चुका है। तो सवाल है कि इस धुएं और बारूद का सूत्रधार कौन है? ये जंगी आगाज करने वाले नेतन्याहू की सोच है या किसी और की? ईरान पर अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? आप इस सवाल का जवाब खुद ब खुद समझ जाएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा बयान सुनेंगे। बयान में एकदम गुंडे की माफिक धमकी है, डॉन की तरह हनक है। लेकिन ट्रंप हैं तो कह सकते हैं कि अंदाज में वही बड़बोलापन है। समझौता कर लो वरना सब कुछ खत्म। मैंने कहा था जो होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते हो। ईरान के कुछ कट्टर नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो सारे मारे जा चुके हैं। अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो हालात और खराब होंगे। ट्रंप की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, हालात और खराब होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना यकीनन दुनिया के लिए गंभीर है, युद्ध के उन्माद को और भड़काने वाला है। ईरान के स्वाभिमान पर चोट हुई है, देश में बदले की आवाज सड़क तक आ चुकी है। जाहिर है इजराइल इस हमले में अमेरिका का मोहरा दिख रहा है, तो आसार यही है कि ट्रंप अपने मंसूबे पूरे होने तक इस जंग को रुकने भी नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की जो अदावत है ना, वो काफी पुरानी है और इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ईरान को लेकर इजराइल हमेशा आशंकित रहा है। स्थिति यह है कि दोनों देश जानी दुश्मन माने जाते हैं। इजराइल के पीछे मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के अलावा नेटो के मुल्क खड़े हैं, जबकि ईरान के साथ दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, चीन और रूस। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर ईरान और इजराइल दोनों अपने बूते ही लड़ते रहे
तो कौन किससे कितना आगे है, कितने दिनों तक वो टिक पाएगा, कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। तो इसकी डिटेल्स क्या है, सबसे पहले हम ये मूल्यांकन कर लेते हैं दोनों की सैन्य शक्ति का, और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिकों की। आपको बता दें कि ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और 1996 टैंक हैं। अब इजराइल भी उसके बराबर में कंपैरिजन में है। इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं और 4.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और इजराइल के पास 370 टैंक हैं। ये तो हुआ सैनिकों और टैंकों का जो विश्लेषण है आपके सामने कि दोनों के पास कितना संख्या बल है सैनिकों के रूप में और टैंक के रूप में। अब कौन कितना ताकतवर है, इस पैमाने पर अगर हम देखें तो लड़ाकू विमानों को सामने रखते हैं। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास आपको बता दें कि 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के पास 550 विमान हैं और उनमें से ज्यादातर पुराने विमान हैं। अब इन विमानों में कौन कौन से विमान किसके पास है, लड़ाकू विमान किसके पास है, तो ईरान के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूं। ईरान के पास MiG-29 और Su-24 जैसे लड़ाकू विमान हैं। वहीं अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल के पास F-35I, F-15 और F-16 जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हैं। ये इजराइल की ताकत है लड़ाकू विमानों की जब बात आती है। एक और पैमाना है जिस पर हमने इन दोनों देशों को परखा है और वो है मिसाइल पावर। जहां तक बात ईरान की है, तो ईरान के पास 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल हैं और ये क्रूज मिसाइल भी इसके पास, ईरान के पास है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल के पास मिसाइलों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन एडवांस तकनीक भी उसकी बहुत ज्यादा उन्नत है, यानी कि उन्नत तकनीक इजराइल के पास है अगर बात मिसाइल पावर की जाती है। अगर हम बात करें लंबी दूरी की कि दूरी कितनी नापती हैं मिसाइलें, तो ईरान यहां पर थोड़ा सा पीछे नजर आता है इजराइल के मुकाबले। 2500 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि अगर बात करें हम इजराइल की, तो न केवल उन्नत तकनीक है बल्कि उनकी मारक क्षमता भी ज्यादा दूर तक है। वो कितनी है, वो है 4000 किलोमीटर की रेंज मिसाइलों की। तो एडवांस तकनीक और रेंज में ज्यादा, ये है मिसाइल पावर। अब आ जाइए एयर डिफेंस सिस्टम पर। कुछ रूसी और घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आयरन डोम को तो सब जानते हैं। तो एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, उसने विकसित किया है, जिसकी वजह से वो जो दूसरे उसके दुश्मन मुल्क हैं या कोई भी उसका दुश्मन है, वो अगर कोई हवाई हमला करता है तो उसको वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब हम बात कर लेते हैं ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन से, उसमें बवर 373, खोरदाद 15 और तलश 3 सिस्टम है। और अगर हम बात करें इजराइल की, तो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर इजराइल के पास मौजूद हैं। तो ये तो दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वॉरशिप्स की। वॉरशिप्स की जो है, वॉरशिप है 67 ईरान के पास और 101 है इजराइल के पास। पनडुब्बियों की अगर हम बात करें तो 5 पनडुब्बियां हैं ईरान के पास, 19 पनडुब्बियां हैं इजराइल के पास। यहां पर इजराइल का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। तो यह है दोनों देशों की सैन्य ताकत, जिसके आधार पर आप एक आकलन कर सकते हैं कि अगर दोनों ने अपने बूते युद्ध लड़ा तो स्थिति क्या होगी, कितने दिन तक ये युद्ध चलेगा और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। एक सवाल और यहां पर है और वो ये कि क्या ईरान इजराइल की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिग्नल है। इसकी 2 सॉलिड वजह हैं। पहली यह कि अमेरिका के साथ दबाव बाद भी ईरान ने एटमी परीक्षण की जिद नहीं छोड़ी, यानी कि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है, लेकिन ईरान का कहना यह है कि वो अपने एटमी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। दूसरी वजह यह है कि ट्रंप हर सूरत में ईरान से परमाणु समझौता चाहते हैं, लेकिन खबर यह आ रही है कि जो परमाणु समझौते को लेकर बातचीत होने वाली थी ओमान में छठे दौर की, वो रद्द हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या ट्रंप की एटमी जिद दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने वाली है? क्या ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध के विलन बनने वाले हैं? क्या ट्रंप ने इजराइल को ईरान के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? क्या ट्रंप को मिडिल ईस्ट में चीन और रूस का बढ़ता दखल पसंद नहीं है?
सवाल जितने पेचीदा हैं उतने ही बारूदी भी। अमेरिका ईरान की दुश्मन जग जाहिर है। जिस परमाणु डील को लेकर अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, जिस परमाणु डील से दुनिया इजराइल और ईरान के युद्ध का कनेक्शन जोड़ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच वो एटमी डील क्या थी, पहले ये जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील थी जिसे दुनिया JCPOA के नाम से जानती है। JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्या था यूएस ईरान परमाणु समझौता? साल 2015 में ईरान और P5+1 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसका अहम मकसद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कंट्रोल करना और ये तय करना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया। लेकिन 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया। इस डील के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल रखा जा रहा था। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान को उसके प्रतिबंधों से ढील दी थी। इस ढील के बाद ईरान ने तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। लेकिन अब ट्रंप नए सिरे से ईरान से समझौता चाहते हैं, जिसके लिए खामनेई तैयार नहीं है। ट्रंप के अल्टीमेटम तक को ईरान ने हवा में उड़ा दिया। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद खामनेई टेबल टॉक के लिए रेडी नहीं हुए। यही बात ट्रंप को चिढ़ा गई। ईरान इजराइल में जंग छिड़ी तो बात दूर तक गई। विध्वंसक हमले हो रहे हैं। ईरान इजराइल पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि अमेरिका बैटलफील्ड में इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। इसका रिएक्शन हुआ। लेबनान और यमन जैसे मुल्क खुलकर ईरान के साथ आ गए। दोनों ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए। तैयारी में चीन और रूस भी हैं, जिनकी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मुड़ चुका है। दोनों मुल्क दो टूक कह चुके हैं। अमेरिका जंग में कूदा तो अंजाम डरावना, बहुत डरावना होगा। दोनों ही देशों के तेवर खतरनाक दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका का समर्थन इजराइल के साथ है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। पश्चिमी एशिया में उसके करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। ये माना जा रहा है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो अमेरिका शामिल हो सकता है और वो नाटो के देशों को भी इसमें खींच सकता है। वहीं ईरान के साथ भी बड़ी शक्तियां आ सकती हैं। इजराइल को अमेरिका और मित्र देशों का समर्थन है, तो ईरान को रूस और चीन जैसी शक्तियों का साथ है। चीन और रूस अमेरिका की दोहरी नीति से चिढ़े हैं। साल 1998 की बात है। भारत के परमाणु परीक्षण के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी चांगाई 1 और 2 के जरिए न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की मदद का ऑफर दिया था, ताकि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया। अमेरिका ने ग्लेन और प्रेस्लर संशोधनों के तहत आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए, लेकिन इनकी सख्ती जल्द ही कम हो गई। चीन और रूस का मिडिल ईस्ट में दखल तो बढ़ा ही, दोनों मुल्क ताकत भी बढ़ा रहे हैं। दोनों ही मुल्क ईरान के जिगरी हैं, इसलिए ट्रंप के एटमी ऑफर को खामनेई ने ठुकरा दिया। अब अगर इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका कूदा तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है। पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर डील पर बात याद दिलाई है। हम सीधे रुख करेंगे। मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मोहम्मद गजाली, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस बातचीत को लेकर, और ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ तोपें तनी हुई हैं, मिसाइलें तनी हुई हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये बातचीत हो जाती है?
जी देखिए, कुछ ही दिनों पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत में ईरान का और इजराइल का जिक्र किया था और उस वक्त ये लग रहा था कि बातचीत सिर्फ यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच होगी, लेकिन आज प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल का युद्ध जो है मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें सबसे अहम बात है कि पुतिन ने ट्रंप को इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वो इजराइल के ईरान में हमले की निंदा करते हैं। और ये पहली बार किसी राष्ट्रपति का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके, किसी भी वर्ल्ड लीडर का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके इजराइल की निंदा करना ये पहली बार हुआ है, क्योंकि बाकी देश जो ईरान के समर्थन में है, चाहे चीन हो या रूस हो, वो ईरान के साथ बातचीत में ये निंदा कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कहना ये अहम है। दूसरी बात कि रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो ईरान और इजराइल के बीच जो अभी तनाव बन रहा है उसको कम करने के लिए मध्यस्थता का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। पिछले 5 दौर की जो बातचीत चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, वो ओमान के जरिए हो रही थी, लेकिन इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि रशिया वो रोल प्ले कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है और गजाली ने जो हमें जानकारी दी वो ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप को सीधे ये कहा है कि इजराइल का जो हमला है वो ठीक नहीं है, मध्यस्थता की पेशकश भी की है। तो लगातार हम अपनी इस खास पेशकश में बने हुए हैं और आपको और भी पहलुओं से वाकिफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप इजराइल ईरान जंग पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। युद्ध के बारे में कहा जाता है कि युद्ध केवल मारे गए लोगों के लिए खत्म होता है, जो जिंदा हैं उन्हें तो युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ती है। और जब युद्ध होता है दो मुल्कों के बीच तो केवल वो ही उसकी आग में नहीं जलते, उसका असर मौजूदा परिदृश्य में, यानी कि मौजूदा दुनिया में उसका असर तमाम देशों पर पड़ता है। अब जब ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी है तो सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत के सामने कूटनीतिक चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है, जिसने अब जंग का रूप ले लिया है और ये जंग एक घातक रूप ले सकती है, जिसका असर दुनिया के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में अपने हजारों नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। गैर जरूरी गतिविधियों, यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ईरान और इजराइल दोनों जगहों पर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। ईरान में वर्तमान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र, शिक्षाविद और छोटे व्यापारी हैं। इजराइल में भारतीयों की संख्या करीब 32,000 है। इजराइल में रहने वाले भारतीय पूरे देश में फैले हुए हैं। जंग बढ़ी तो खाड़ी देशों से भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा भी कम हो सकती है। India has a very major concern there for the simple reason because if this conflict escalates, then maybe that United States gets roped in, and if United States is at war with Iran, then they will certainly put tremendous amount of sanctions, and thereafter India's engagement in Chabahar port and our efforts to make the highway and get connectivity up to the Central Asian republics, that can get into trouble. Similarly, the north-south transport corridor, that can also get into trouble. So there are major stakes as far as India is concerned, because our connectivity initiatives are passing through Iran. दोनों देशों से भारत व्यापार करता है। जंग छिड़ने से भारत में आयात और निर्यात पर काफी असर पड़ेगा। भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस इंपैक्ट को समझने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो युद्ध होता है उसकी एक कीमत होती है,
भारत को किस रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या आर्थिक इंपैक्ट भारत पर आ सकता है? जी देखिए, अगर सिर्फ आर्थिक संकट की बात करें तो ये समझने वाली बात होगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो अरेबियन पेनिनसुला और उस इलाके से आने वाले सामान को ईरान के थ्रू इंडिया तक लाता है, वो जो समुद्री इलाका है, अगर उस पे कुछ असर होता है तो आप समझें कि फ्रेट जो है या जो चीज़ों की कीमत है वो बढ़ जाएगी। और ख़ास करके तेल की जो हम बात करते हैं, हालांकि ईरान से हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेते हैं, लेकिन जो दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से तेल के आने का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अगर उस पे असर पड़ता है या ईरान अगर ये डिसाइड करता है कि वो उसको बंद कर दे तो इस तरफ भारत को उसका काफ़ी असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी हाल ही फिलहाल हमने जब से 7 अक्टूबर का इजराइल वाला हमला हुआ था हमास की तरफ से, उसके बाद से कई भारतीय लेबरर्स इजराइल गए थे। उनकी सुरक्षा की बात चर्चा में थी कि क्या वो वहाँ पर हैं और लड़ाई फिर बहुत ज़्यादा उग्र रूप ना ले ले, और इस हमले के बाद फिर उनकी भी चिंता होगी। बिल्कुल, भारतीयों की सुरक्षा भी एक चिंता है। और एक छोटा सा सवाल मेरा और है यहाँ पर कि इस युद्ध की शुरुआत से क्या ऑयल मार्केट पर असर दिखा है इसका? जी बिल्कुल, तेल के जो दाम हैं, जो आज सुबह की रिपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट से आ रही है, वो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है। और अगर ऐसे ही हालात कल सुबह तक बने रहे तो आपको पता है कि आर्थिक बाजार में जो रेट्स हैं वो बहुत उथल पुथल होता है उसका, और मिनट बाय मिनट जो है डेवलपमेंट और प्रेडिक्शंस पर रेट डिपेंड करता है। तो अगर ऐसी भी सूचना आती है कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हो रही है अगले 24 घंटे में, तो कहीं ना कहीं तेल के दाम और उछलेंगे। शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत और ईरान के बीच व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, और तेल को लेकर तो खास तौर से चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। Geopolitical tension is the main concern, where we have seen a sharp rally in crude oil prices. Not only in crude, we have seen that all the commodity market increased sharply due to this geopolitical tension. So we are expecting further crude prices may escalate due to this geopolitical tension, and we are expecting that crude prices may trade higher again in the coming time, and it may test $75 to $78 per barrel in the coming time. तो तेल को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं भारत के संदर्भ में यहां पर जताई जा रही हैं कि तेल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो एक तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसका उस पर कमी आएगी, उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो तेल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका ओवरऑल महंगाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं व्यापार की। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत और ईरान के बीच व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। अब इस असर को हम कैसे समझ सकते हैं ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहा हूं। साल 2019-20 में भारत और ईरान के बीच 4.77 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। ये आप इस ग्राफिक्स में यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें साल 2020-21 की तो हम आपको बता दें कि भारत और ईरान के बीच जो व्यापार हुआ था वो था 2.10 बिलियन डॉलर का। अब आ जाइए अगले साल पर कि इससे पहले कितना व्यापार था। 2021-22 में 1.91 बिलियन का व्यापार इन दोनों देशों के बीच हुआ था। तो हम व्यापार की बात यहां पर कर रहे हैं। 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2.33 बिलियन का व्यापार यहां पर हुआ था, बिलियन डॉलर का व्यापार यहां पर दोनों देशों के बीच हुआ था। और आपको बताएं कि अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा कम व्यापार होता नजर आता है। 0.66 बिलियन डॉलर यहां पर दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ। तो ये तो है व्यापार का समीकरण कि दोनों देशों का जो व्यापार है वो कितना हो रहा है, वो कैसे प्रभावित हो सकता है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए ही आपको बताता हूं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है। एक बड़ा फैक्टर निर्यात का भी है। जब बात होती है इकोनॉमी की तो निर्यात एक बड़ा फैक्टर हो जाता है आय के रूप में, क्योंकि जब आप निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा आप उससे अर्जित करते हैं और जितना विदेशी मुद्रा भंडार आपका भरा रहेगा उतनी ही आपकी स्थिति मजबूत होती है इकोनॉमिक तौर पर। तो चलिए अब जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। भारत अपना 25% बासमती चावल ईरान को निर्यात करता है और इस युद्ध की वजह से चावल संकट पैदा हो सकता है। एक आशंका ये है। अब आ जाइए दूसरी आशंका पर। युद्ध की वजह से दूध, घी, प्याज, लहसुन, मांस का व्यापार रुक सकता है, यानी कि उस पर भी असर देखने को यहां पर मिल सकता है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा तेल और रसायन, रिफाइंड पेट्रोलियम केमिकल्स का निर्यात भी घटेगा। तो ये निर्यात भी अगर घटेगा तो उस पर भी असर पड़ेगा। और अगर हम बात करें हीरे जवाहरात और मशीनरी
इस पर भी, इस एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिपिंग रास्ते बाधित होते हैं, स्वेज और लाल सागर से व्यापार होगा तो न केवल महंगा हो जाएगा बल्कि वो धीमा भी होगा। वहीं अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ेगी, यूरोप अमेरिका व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारा व्यापार यूरोप और अमेरिका के साथ होता है वो भी इसकी जद में आएगा। तो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुयामी असर यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध खिंचता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भारत के निर्यात पर तो असर पड़ेगा ही, साथ में भारत में महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। आपको बता देते हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से भारत में तेल महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। भारत में ट्रांसपोर्ट और खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि तेल एक ऐसी वस्तु है, तेल एक ऐसी चीज है जिसका मल्टी डायमेंशनल असर होता है, बहुआयामी असर होता है। और इसके अलावा रक्षा उपकरणों की सप्लाई बाधित हो सकती है, खाद्य और खनिज उत्पादों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। वहीं मशीनरी और तकनीकी उत्पादों में कमी आने की आशंका भी इस युद्ध के कारण जताई जा रही है। इसके अलावा करंट अकाउंट घाटे में इजाफे की वजह से भारत का आयात खर्च भी बढ़ सकता है। तो एक के बाद एक हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि कैसे भारत इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में वहां काम करने वाले भारतीय जो कंपनियां हैं वो भी प्रभावित होंगी, यानी कि इसके प्रभाव से वो भी अछूती नहीं रहेंगी। अब आपके जहन में सवाल आएगा ये कैसे होगा, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको बता देते हैं। इजराइल में भारत की कौन कौन सी कंपनियां कारोबार करती हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि असर उन पर भी पड़ने की आशंका है। तो इन कंपनियों में अगर नाम आए तो अदानी पोर्ट्स का इजराइल में बड़ा कारोबार है, कंपनी हाइफा पोर्ट में बड़ा निवेश करती है। इसके अलावा हम बात करें सन फार्मा कंपनी की, तो इजराइल की टैरो फार्मा में बड़ी हिस्सेदारी सन फार्मा की है। भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन भी इजरायली कंपनी टेवा फार्मा से जुड़ी हुई हैं। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियां भी इजराइल में कारोबार करती हैं, मजबूत उपस्थिति उनकी भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में उन पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय कंपनी L&T के भी इजराइल में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो भारतीय कंपनियों का बड़ा निवेश कुल मिलाकर वहां पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी इजराइल में है। NMDC की भी इजराइल में माइनिंग सेक्टर में मौजूदगी है। कई भारतीय डायमंड कंपनी भी इजराइल में व्यापार करती हैं, जिनमें कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन जैसे बड़े नाम शामिल है। तो कंपनियों की पूरी फहरिस्त हमने आपको बता दी, डायमंड से लेकर और आईटी सेक्टर तक काफी मौजूदगी यहां पर भारतीय कंपनियों की देखी जा सकती है। तो ईरान इजराइल युद्ध, इसके आने वाले क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या इसका दायरा बढ़ सकता है, क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, भारत पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, यह विस्तार से अपनी विशेष पेशकश में हमने आपको समझाया। अभी यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।